हेलो फ्रेंड, दिस इज साजिया। तो हम लोग पॉलिटी कर रहे थे, पॉलिटी के पीवाईक्यू जो 2024 में यूपीएससी और यूपीपीसीएस के को नज़र में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आज हम देखेंगे आगे की क्वेश्चन। कुछ क्लासेस हमारी हो गई हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो ऑप्शन है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी शक्तियों का पृथक्करण, सी निर्वाचित सरकार और डी है शक्तियों का पृथक्करण, बी है शक्तियों का केंद्रीकरण। तो उदार लोकतंत्र जो है मतलब जो उदार हो, जो सभी की जो लोकतंत्र यानी कि जनता के शासन को सर्वोत्तम रूप से सुनिश्चित करता हो, उसकी सुरक्षा करता हो, तो ये होता है शक्तियों के पृथक्करण द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है। वैसे सभी चीजें शक्तियों का केंद्रीकरण तो बिल्कुल जरूरी नहीं है एक लोकतंत्र में, मतलब अच्छे लोकतंत्र में। ठीक है। और केंद्रीकरण हो भी तो इस प्रकार हो कि वो जनता को अच्छा शासन देने के लिए हो। प्रतिबद्ध न्यायपालिका की भी बहुत आवश्यकता है और निर्वाचित सरकार की भी, लेकिन उपर्युक्त जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो वो सबसे महत्वपूर्ण है शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और डी है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन ने तो मूल अधिकारों को प्रश्रय नहीं दिया, अगस्त प्रस्ताव में भी मूल अधिकार शामिल नहीं थे, ये भी सही नहीं है। और ये थर्ड भी गलत है कि भारत सरकार यानी कि बी जो ऑप्शन है ये भी गलत है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इनमें से सही है तो ये कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, जो कि 1928 में प्रस्तुत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और तथा सभ्य विश्व के साथ साझा किया गया समझौता कहा था? ठीक है, कि हम मूल अधिकार जो है हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये और डी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसमें आंसर होगा डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले और कठोर। तो ये वाद योग्य है। ठीक है, वाद योग्य है। योग्य से क्या तात्पर्य है कि वाद योग्य यानी कि जिन पर बहस की जा सकती है, जो जस्टिशिएबल है। ठीक है, न्यायोचित है, न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। ठीक है, और जबकि नीति निदेशक तत्व जो है वो क्या है? तो वो अवाद योग्य या जस्टिशिएबल नहीं है, यानी कि न्यायोचित नहीं है, न्यायालय के माध्यम से उनको लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, यह प्रजातांत्रिक होता है। ठीक है, ये लोक कल्याणकारी होता है, ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ठीक है, तो मूल अधिकार में ये संविधान में उल्लेखित है, इसलिए मूल अधिकार नहीं होते। संविधान में तो बहुत सारी चीजें उल्लेखित हैं, तो सभी को मूल अधिकार नहीं कहा जाता। ये प्रजातांत्रिक होते हैं मूल अधिकार। ठीक है, ये प्रजातांत्रिक होते हैं लेकिन मूल अधिकार इन्हें इस वजह से नहीं कहा जाता, तो ये गलत है। मूल अधिकार इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो थर्ड सही है, ये लोक कल्याणकारी होते हैं, लोगों के कल्याण के लिए व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसमें भी इसमें जो सर्वोत्तम इनका ये है
विकास है, ये सर्वोत्तम जो उनका नजरिया है वो ये है कि ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, तो ये भी सही है। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं ला सकती, ये भी ठीक है। ठीक है, संसद इनमें हेर-बदल कर सकती है और वो भी तर्क के आधार पर, ठीक है? कुछ निर्बंधन जो लगाया जाता है मूल अधिकारों पर वो तार्किक होना चाहिए, उनके पीछे कुछ वजह होनी चाहिए और वो युक्ति-युक्त होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें सही होगा, ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, यानी कि ये 4th नंबर और 5th ये संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं ला सकती। ये लोक कल्याणकारी होते हैं, ये सही है, लेकिन इस वजह से इन्हें मूल अधिकार नहीं कहा जाता। यह संविधान में उल्लिखित है, इसमें ये ऑप्शन भी है कि ये संविधान में उल्लिखित है, क्योंकि मूल अधिकारों को संविधान में उल्लिखित किया गया है। तो इसमें आंसर होगा सी। 1, 5, 1, 4 और 5, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है? और आपातकाल में उन्हें निलंबित किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित नहीं होंगे, बल्कि संसद इनके लिए बाकायदा प्रावधान करेगी, ठीक है? या संविधान में वो पहले से उल्लेखित हो उसकी व्यवस्था की कब उस स्थिति के बारे में। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये भी नहीं है। डी है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो युद्ध और आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ये निलंबित हो जाते हैं। और उसमें भी अनुच्छेद जो 14 है, 19, आर्टिकल 14, 19 और 21 ये बने रहते हैं, ठीक है? सभी मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, आर्टिकल 14, 19 और 21 ये बने रहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है? तो पहला है कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये सही है कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, अर्थात राज्य कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो ठीक है, तो ये सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में है, ये डीपीएसपी, ठीक है? और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में के अधिकार की बिल की भांति ही है, ठीक है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से ही मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो ये गलत है, ठीक? और इसमें ऑप्शन होना चाहिए 1 और 2। तो ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये डीपीएसपी सुनिश्चित करते हैं। 3 प्रकार के जो न्याय की बात की गई है वो मौलिक अधिकारों में नहीं, बल्कि किसमें है? तो ये है आपका डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो इसमें 1 और 2 सही होगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है, ठीक है? जहां तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं, ठीक है? ओके, संविधान की प्रस्तावना में फ्रेंड्स सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। तो इसने ऑप्शन सी को सही माना है, यानी कि ये जो हमने देखा था कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, और इसने 3 को भी सही माना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। वैसे डायरेक्ट जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है वो मौलिक अधिकारों में नहीं, ये बात की गई है आपकी प्रस्तावना में, ठीक है?
प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन अगर ये कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये सुनिश्चित करने में मदद ज़रूर करते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है? तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाता है और इस तरह से ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, लेकिन अगर ऑप्शन इस तरह से पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन इस तरह से होता कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं या इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में मौलिक अधिकारों में प्रावधान है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ये सुनिश्चित करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को, लेकिन प्रावधान डायरेक्ट नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये 12 से 35 तक है, ठीक है, बी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको नागरिकता के बारे में बताया था कि नागरिकता 5 से 12, अनुच्छेद 5 से 12 तक है, तो अनुच्छेद 5 से 12 तक नहीं है, 5 से 11 तक है। नागरिकता के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है। तो मैं अपनी उस मिस्टेक को ठीक करती हूँ, वो 5 से 11 तक है और जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। और अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो कुल 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। हाँ, उनके सब मौलिक मतलब उप मौलिक अधिकार भी हैं, सब कैटेगराइज किया गया है उनको, सब कैटेगराइज, लेकिन वैसे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 13, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि अगर संघीय संसद ने या राज्य विधान पालिकाओं ने कोई कानून बनाया है और वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो जिस सीमा तक वो संवैधानिक प्रावधानों का और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उस सीमा तक वो जो कानून है वो शून्य होंगे। बेसिकली मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला कानून ना तो कोई राज्य विधान पालिका और संघीय संसद नहीं बना सकती, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि जो संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाई गई है वो उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है इसकी एक्सप्लेनेशन। तो संविधान के अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों की उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक, यानी कि उस सीमा तक जिस सीमा तक वह उल्लंघन कर रहा है, शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है, ठीक है। 245 क्या कहता है? केंद्र व राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। और अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वैश्य मताधिकार के आधार पर होना। बाकी जो है उसने बाकी अनुच्छेदों जो दिए हुए हैं उसमें उसको एक्सप्लेन किया है। ये 245 है ना, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 245 में क्या है? तो अनुच्छेद 245 में है केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, ठीक है। और अनुच्छेद 32 तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 326 में क्या है? तो अनुच्छेद 326 में लोकसभा विधानसभा का निर्वाचन वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वैश्विक मताधिकार का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 326 में है, ये याद रखना है, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये मौलिक अधिकार है, ठीक है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का जो उद्देश्य है वो मौलिक अधिकार के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में
समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, समता का अधिकार, तो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? तो 14 से अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, समता का अधिकार है। मैंने बताया ना, मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय, जो कि भारतीय संविधान द्वारा दिए गए हैं, और उन सभी मौलिक अधिकार को सब कैटेगराइज किया गया है। तो समता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि समानता का अधिकार, तो नहीं, ये हो गया अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब होता है? कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, तो इसका है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि के नियम का मतलब होता है कि सभी के लिए एक ही कानून होगा, एक ही विधि होगी, यानी कि कानून का अधिराज्य होगा। कानून बनाकर शासन किया जाएगा, जिस शासन के जो सिद्धांत होंगे उनको कानूनों के माध्यम से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, तो ये किसके अधीन होगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और सी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और डी है समता का अधिकार। तो इससे ये समता के अधिकार में आता है। मैंने जैसे बताया कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार में आएंगे। तो ये धर्म के आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध 15 एक मूल अधिकार समता का अधिकार है। ठीक है, 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये कौन से अधिकार है? तो ये समता के अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास राज्य बनाम दोरायजन, मद्रास राज्य बनाम दोरायजन के 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ठीक है, तो ये कि मद्रास राज्य बनाम दोरायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक, बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी है, सी इसमें नहीं है, ये आगे होगा, अपश्यता के विरुद्ध अधिकार, और डी है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, मद्रास राज्य बनाम दोरायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि थोड़ा और डिटेल में पता चल जाए इसके बारे में। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 15 को संशोधित किया गया। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है 15, अनुच्छेद 15। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, तो उसके विरुद्ध, उसके परिणाम स्वरूप संविधान को संशोधन किया गया। ठीक है, और पहला संविधान संशोधन हुआ, इसमें संविधान संशोधन पहला संशोधन हुआ, और इसमें
15(4) अनुच्छेद जोड़ा गया और इस अनुच्छेद 15(4) के तहत क्या था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध अब कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये 15(5) है। ठीक, ये 15(5) कहता है। एक बार वो देख लीजिए क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान भी हैं, अन्य पिछड़ों के लिए, एससी के लिए, एसटी के हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, तो शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी को और अन्य पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया है वो 15(5) में दिया गया है। ठीक है, वो 15(5) में दिया गया है। और 15(4) में क्या था, अनुच्छेद 15(4) में ये था कि 15(4) में था कि सरकार चाहेगी तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए और एससी एसटी के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, 15(4) में है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए और एससी एसटी के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में एससी एसटी के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है वो किसके तहत है, वो अनुच्छेद 15(5) के तहत है। तो ये इस सब कैटेगरी है 15(5) की और अनुच्छेद 15 की, और ये याद रखना है कि 15(4) क्या कहता है और 15(5) क्या कहता है। जब शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात आएगी एससी एसटी के लिए और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तो आएगा अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5). नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, तो इसमें आंसर होगा 15(4) और 16(4). ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार और 16(4) के अनुसार ओबीसी वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 15(4) क्या कहता है, तो 15(4) वही कहता है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकती है, पिछड़े वर्गों की और एससी एसटी के लिए। तो 15(4) ये कहता है। और 16(4) क्या कहता है, 16(4) देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान हैं। तो 16(4) बेसिकली ये कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए सरकार आरक्षण मतलब सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर सकती है। ठीक है, जब विशेष उपबंध की बात आएगी कि सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए एससी एसटी के लिए विशेष उपबंध कर सकती है तो वो 15(4) है। और जब ओबीसी के लिए आरक्षण की, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात होगी तो वो 16(4) है, क्योंकि जो अनुच्छेद 16 है वो अवसर की समानता से संबंधित है। ठीक है, अवसर की समानता जो दी गई है अनुच्छेद 16 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 अवसर के विषय में या लोक नियोजन के विषय में, अवसर के विषय में या लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16 है। अब देख लेते हैं कोई ऑप्शन और भी दिया हुआ है क्या। 16(1), 16(2) तो हम पढ़ चुके हैं, तो 16(3) और 16(3) और 4 और 5, तो 16(3), 4, 5 नहीं है, ये होगा अनुच्छेद बी, वो अनुच्छेद 16(1) और 16(2). ठीक है, बी आंसर होगा इसमें। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान की गई है।
ठीक है, तो 16(1) और 16(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक है। इस किस्म में कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता भी है, वो अनुच्छेद 15 जो कहता है, अवसर की समानता अनुच्छेद 16, आर्थिक समानता इसमें आंसर होगा कि आर्थिक समानता नहीं है, आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है क्योंकि कह के किसी कारण को पता लगाया जाता है कि वो सही है नहीं, क्योंकि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली सही है और ये ऐसे स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, सही है, कैसे सही है, देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि राज्य असमान लोगों के लिए, असमान लोग कौन है? जैसे SC ST हैं, पिछड़ा वर्ग है, दुर्बल वर्ग है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए राज्य भिन्न व्यवहार कर सकता है। अब भिन्न व्यवहार कर सकता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि समान आधार निर्मित करने के लिए, आधार जो हमारा एम है वो क्या है? समान आधार निर्मित करना, तो समानता स्थापित करना हमारा एम है। और समानता स्थापित करने के लिए हमें जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दुर्बल वर्ग है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से, जो SC STs हैं, उनके लिए भिन्न व्यवहार करना होगा, तभी वो एक इक्वल लाइन पे आ पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस तरह से सही हो जाता है। फिर ये कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। समान लोग, सपोज जो SC ST हैं, उनके लिए एक प्रकार की विधि होगी, जो OBC हैं उनके लिए एक प्रकार की होगी, जो जनरल है उनके लिए एक प्रकार की होगी। तो समान लोगों में समान विधि होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इस कारण ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? ठीक है, कि समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार होना चाहिए, ये किसने किया ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। तो समाजवादी शब्द तो है, लेकिन इस वजह से भारतीय न्यायालय ने ये समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हुआ, मतलब निकला उससे या नहीं, ये बाकी ऑप्शन पढ़ के पता चलेगा। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। ठीक है, और डी, ऑप्शन डी है ABC को मिलाकर पढ़ना। तो इसमें जो है वो तीनों सही होंगे, इसमें आंसर डी होगा। कैसे, क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से जो है भारतीय न्यायालय को ये पर्सपेक्टिव मिला कि समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमित हो सकता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से संविधान और अगर हम अनुच्छेद 14 देखें जो कि समानता के अधिकार की विधि के समक्ष क्षमता की बात करता है, तो उससे भी कि विधि के समक्ष समता विधि के समक्ष समता है, तो उसके मतलब है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से भी, अनुच्छेद 16 क्या है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता है, और लोक नियोजन में एक पद के लिए और एक तरह के कार्य के लिए अवसर की समानता यहाँ पे भी
पुष्ट करनी होगी कि एक पद के लिए और एक तरह के कार्य के लिए वेतन एक ही होना चाहिए, ना कि महिला पुरुष या गरीब और अमीर के लिए अलग-अलग या विशेषाधिकारों के आधार पर हो। ठीक है, तो इसमें ए बी सी तीनों सही होंगे, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक वाद दिया हुआ है तो कई बार वाद भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए वाद देख लेते हैं हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद में यह अभी निर्धारित किया, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद जो कि 1982 का है, ये अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 14, 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 डी के प्रकाश में अर्थान्वित अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है। यानी इन्होंने कहा कि समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार है, बेसिकली डायरेक्ट मूल अधिकारों में नहीं है। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 16 को 14 को पढ़ें कि विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 16 को पढ़ें कि लोक नियोजन में अवसर की समता, तो और 39 डी को पढ़ें, 39 डी क्या कहता है? 39 डी यही कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इनको पढ़ें तो इससे ये जो है समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत या मूल अधिकार निकल के आता है। तो अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में, इस थोड़ा फिर बदल किया जाए, क्या समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार है, तो ये तो गलत होगा ये स्टेटमेंट। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मूल अधिकारों समता के मूल अधिकार से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत निष्कर्षित होता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये निष्कर्षित होता है लेकिन डायरेक्ट मूल अधिकारों में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो मैं अभी बता चुकी हूँ, अनुच्छेद 14 और 16 था। ठीक है, अनुच्छेद 14 और 16 आंसर होगा डी। ठीक, कि अगर 14 और 16 को देखें तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये भी एक मूल अधिकार हो सकता है। ठीक, हो सकता है, निष्कर्षित होता है, डायरेक्ट प्रावधान नहीं है। तो क्वेश्चन करते हुए तो आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। अगर पूछा गया है कि निष्कर्षित है अनुच्छेद 14 और 16 से, तो हाँ ये निष्कर्षित है, उस आधार पर लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार, तो हाँ लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान मूल अधिकारों में है, अगर ये स्टेटमेंट है तो ये गलत है, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, यानी इनके नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ठीक है, कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अनुच्छेद 17 है। ये भी वही है, जो सिमिलर है वो मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। इसको देख लीजिए, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये आंसर होगा अनुच्छेद 17। मतलब वही है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तो छुआछूत किससे की जाती थी? एससी से, एसटीज से। तो उन्हीं को, एससी को, एसटीज को अनुच्छेद 17 के तहत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए, यानी कि उनकी से अस्पृश्यता और छुआछूत को विधि विरुद्ध, विधि निषेध घोषित किया गया। ठीक है, उसका अंत किया गया। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, बस इसलिए हमने इस क्वेश्चन को किया। उत्तर इसका वही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अपरश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ठीक है, तो अपरश्यता का जो मूल अधिकार दिया हुआ है वो समता के अधिकार में है 14 से 18 तक, और अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समता का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद जो है 17 में क्या है, अपरश्यता का अंत है। ठीक है, तो ये समता के अधिकार में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अपरश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो कानून बनाकर। ठीक है, बिल्कुल सही है, कानून बनाकर किया जा सकता है, कानून भी है। ठीक है, SC ST प्रोटेक्शन एक्ट एक है जो उनके विरुद्ध जो अन्याय है उसको उससे संरक्षित करने के लिए है, अन्याय से संरक्षित करने के लिए उनको। तो कानून बनाकर भी किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा भी किया जा सकता है, बिल्कुल, कि लोगों में हम शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे, SC STs को, पिछड़े वर्गों को, बाकी अन्य को भी। तो अपरश्यता की क्या क्या क्यों होना नहीं होना चाहिए ये वो जान पाएंगे, तो ये भी सही है। फिर जन जागरण द्वारा भी ये भी सही है, और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर भी। ठीक है, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर हालांकि डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि उनसे उनकी आर्थिक स्थिति बेसिकली अच्छी होती है, और अपरश्यता का जो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है SC STs की, OBC की, तो डायरेक्ट इससे संबंध नहीं है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, क्योंकि अपरश्यता का जो संबंध है वो बेसिकली सामाजिक अधिकारों से है। ठीक है, और सामाजिक अधिकार कानून बनाकर दिए जा सकते हैं, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण द्वारा। तो इसमें 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कथन और कारण है, कथन है अपरश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। तो बात तो सही है, अपरश्यता संरचनात्मक हिंसा बेसिकली हिंसा ही है, आप किसी से छुआछूत कर रहे हैं, तो ये एक तरह की हिंसा ही है, और संरचनात्मक हिंसा का ये सबसे खराब स्वरूप है। ठीक है, कारण क्या है कि अपरश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो हमें ये भी सही है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। धार्मिक स्वीकृति है तभी तो संरचना में निहित है ना। संरचना किस तरह की संरचना में? संरचनात्मक हिंसा यानी कि धार्मिक संरचना के आधार पर, धार्मिक स्वीकृति के आधार पर अस्पृश्यता एक हिंसा के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, या हिंसा ही है वो एक तरह की। तो इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन को सही पुष्ट करता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए सही होगा इसमें। संरचनात्मक हिंसा अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि क्या है, कि संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा यानी जैसे हमने एक संरचना में बांध लिया है, सामाजिक संरचना में, धार्मिक संरचना में। ठीक है, और ये ऐसा सुनियोजित तरीका है, बेसिकली नियोजित किया गया है सोच समझकर, जिस समाज में किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाता है और अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार संरचनात्मक हिंसा एक ऐसा एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा शांति अनुसंधान नामक लेख में प्रस्तुत किया था। और ये सब इन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे प्रजातिवाद जो है वो भी संरचनात्मक हिंसा है, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अपरश्यता। ठीक है, छुआछूत जिसे हम कहते हैं। और धार्मिक स्वीकृति जब मिल जाती है तभी वो हमारी सामाजिक संरचना में बैठ जाता है। तो इसलिए सामाजिक धार्मिक स्वीकृति के कारण ही संरचनात्मक अपरश्यता संरचनात्मक हिंसा का स्वरूप बन जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो देखिए इसमें अनुच्छेद 19 होगा, क्योंकि 14, 15, 16 जो है समता का अधिकार है और 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। तो कौन सा है? तो 19 से 22 तक है वो। तो इसमें आंसर ए सही होगा, 19 से 22 तक। ठीक है, और 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है।
भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है, और अगर हम अनुच्छेद 19 को देखें तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे मूल अधिकार भी हमारे 6 ही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक। 21 क्या है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। तो अभी हमने देखा यह अनुच्छेद 19 था। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में आती है, क्योंकि भाषण और अभिव्यक्ति क्या होगा, प्रेस भी तो अभिव्यक्ति का ही माध्यम है ना, तो वो भी इसी में आएगी। ये भी वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन को मैं निकाल देती हूँ। और प्रेस की आज़ादी की, जब यह प्रेस की स्वतंत्रता की बात आएगी तो देखिए इसमें सिमिलर है, इसलिए मैं बता देती हूँ। सिमिलर ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1)(a) में है ये, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), इस तरह से। तो 19(1)(a) में जो है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था है, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन इसी तरह का, तो जो सिमिलर है उनको निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना फिर डैश दिया हुआ है के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये किसके तहत है, तो ये 19(1)(a) के तहत है, ठीक है। ये 19(1)(a) के तहत है, यानी कि वही भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कोई भी निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। देखिए स्वतंत्रता के अधिकार जो है 19 से वैसे 22 तक है, और 19 में जो है वो है बेसिकली 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है 19 में, कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। कहीं पर विचरण, भारतीय नागरिक को कहीं पूरे प्रदेश में या पूरे देश में विचरण करने का अधिकार है, ठीक है। वहां पे निवास करने का अधिकार और कोई भी कार्य करने का अधिकार है, बिना हथियार के संघ सम्मेलन बनाने का अधिकार है। तो इस तरह से है। तो इसने अब क्वेश्चन एक पूछा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा जो है बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। तो घेरा, ऑप्शन ए है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। दो बी है शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, तो ये तो आता ही है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये आता है इसलिए गलत है, क्योंकि इसमें हमें देना है कि कौन सा नहीं आता, ठीक है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, ये भी बात सही है, ठीक है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, ये सही है। और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन इसमें आएगा ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। मतलब ठीक है, भारतीय नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी गई है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कि वो बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं उनका घेराव कर लें, क्योंकि जो अफसर उनका अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं उनको दंड देने का जो अधिकार है वो सरकार और न्यायालय के पास है, वही उचित कार्यवाही करेगी उन पर। आप केवल शिकायत कर सकते हैं, ना कि उनका घेराव करें। जनता में ये शक्ति नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं आता है, ठीक है। बाकी सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है।
तो भारत की संप्रभुता हो तो लगाया जा सकता है। भाई ठीक है, आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन आप भारत की संप्रभुता पर अगर हानि आ रही है तो आपकी इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये ठीक है। लोक व्यवस्था के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये भी ठीक है। न्यायपालिका का अपमान अगर आप कर रहे हैं तो भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभी विचार और अभिव्यक्ति भी ये नहीं कि संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त हुई है, उस पर भी युक्ति-युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो किस पर नहीं लगाया जा सकता? तो अवांछनीय आलोचना के आधार पर, कि अगर कोई व्यक्ति अवांछनीय आलोचना करे, मतलब लगे कि ये आलोचना सही नहीं है, ठीक है, तब तो उस आलोचना के आधार पर उसकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। आलोचना सही नहीं है तब भी आलोचना करने का, ये अवांछनीय तत्वों को उसने आलोचना में अपने स्थान दिया है, जिससे लोक व्यवस्था नहीं बिगड़ रही, भारत की संप्रभुता पर हानि नहीं पहुंच रही, न्यायपालिका का अपमान नहीं हो रहा, तो उस अवांछनीय आलोचना के आधार पर उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यानी कि उसको अवांछनीय आलोचना करने का भी व्यक्ति को अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21 है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 है। 21 कैसे है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 में है, और उसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से ही अ, अ, ह- उस किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को केवल विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि कोई ऐसी विधि है जिसका उसने उल्लंघन किया है, तभी आप उसकी प्राण की स्वतंत्रता को छीन सकते हैं, उसकी दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकते हैं, ठीक है। यानी कि मृत्युदंड जो दिया जाता है, सजा तो जो दी जाती है, वो विधि की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। किसी के प्राण को आप लेने का जो आपको अधिकार है, सरकार को या कोई किसी अन्य को, वो विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से है। ऐसे नहीं कि किसी को भी राह चलते आपका मन किया कि हाँ भाई इसका सर कलम करवा दो और करवा दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि विधि ने कोई स्थापित प्रक्रिया स्थापित की है कि भाई व्यक्ति ये गुनाह करेगा, ये जुर्म करेगा, तो उस व्यक्ति को आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये भारतीय संविधान का कौन सा क्षेत्र व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत ही है, विदेश यात्रा का अधिकार। और ये कब दिया गया था? तो ये बेसिकली सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये दिया था कि दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कहीं भी कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश यात्रा भी शामिल है। भी व्यक्ति को अपनी दैहिक स्वतंत्रता यानी कि अपनी देह पर अधिकार है, तो वो अपनी देह को कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी विचरण कर सकता है, ठीक है। तो संचरण का अधिकार है उसमें, और वो संचरण कभी भी कहीं भी जा सकता है, और इसमें विदेश यात्रा भी आती है, ठीक है। ये तो आप एक्सप्लेन हो ही गया, लेकिन ये भी याद रखना है कि किसमें दिया था। तो ये दिया था मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में 1978 में, और सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 में। दो वाद में ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया, ठीक है। इसमें मेनका गांधी वाद ज्यादा पूछा जाता है, वही ज्यादा आता है, ठीक है। तो मेनका गांधी वाद को तो याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ठीक है। तो ये तीनों को ही दी गई है, आवास के अधिकार को, विदेश यात्रा के अधिकार को, समान कार्य के लिए समान
वेतन के अधिकार को। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जैसे मैंने बताया मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। किस रूप में? कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 से निष्कर्षित होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार है वो एक तरह से मौलिक अधिकार हो जाता है। बाकी विदेश यात्रा भी हमने 21 में, अनुच्छेद 21 में देखी, और आवास का अधिकार भी उसी के तहत है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कई वादों को देखना जरूरी है क्योंकि कई बार कोई वाद पूछ लिए जाते हैं कि किस वाद के तहत ये दिए गए हैं। तो एक्सप्लेनेशन जब हम देख रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण होता है कि वो वाद, ठीक है। तो देखते हैं। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश वाद में, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद यानी 1995 में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। आश्रय यानी आवास का अधिकार, ठीक है। न्यायालय ने के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके, ठीक है। क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 में है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है प्राण, प्राण से तात्पर्य प्राण कब बचेंगे? जब वो एक गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छतापूर्ण जीवन, सफाई युक्त जीवन, अच्छा जीवन, उसे स्वच्छ वायु वाला जीवन उसे मिल सके, ठीक है। तो एक तरह से ये सभी स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छतापूर्ण माहौल, ठीक है, और ये आश्रय, गरिमापूर्ण जीवन, ये सब क्या है? ये अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, ठीक है। तो आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। बाकी तो हम ये पढ़ चुके हैं कि सतवंत सिंह वाला, सतवंत सिंह बनाम, और ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ में दिया गया था विदेश जाने का अधिकार, ठीक। इसको देख लीजिए। समान कार्य के लिए समान वेतन यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ यानी 39 डी, ठीक है, 39 घ यानी कि 39 डी का पार्ट है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 39 का यानी 39 डी का पार्ट है। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। यह तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जब हम पढ़ते हैं, प्रस्तावना का समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 16 और 14 को पढ़ने से 16 यानी कि विधि के समक्ष क्षमता और 16 यानी कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। इस प्रकार समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूलाधिकार हो जाता है। वैसे जो डायरेक्ट बात की गई है वो किसमें की गई है? 39 घ में, नीति निदेशक तत्वों में, ठीक है। 39 घ में और 39 घ में नीति निदेशक तत्वों में। और किस वाद में दिया गया था निर्णय? तो रणधीर सिंह वाद में, ठीक है। ये भी याद रखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार की बात की गई तो कौन से वाद में था? रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद में, जो कि 1982 का था, ठीक है। और विदेश यात्रा का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत वो किस वाद में है? तो वो मेनका गांधी वाद में है और सतवंत सिंह वाद में है, ठीक। तो एक्चुअली वाद भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वाद इसलिए याद रखना है जैसे चमेली सिंह वाद वाला जो है अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय का जो अधिकार है वो चमेली सिंह वाद में है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद 1995 का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? 19(1) डी को अनुच्छेद 19 जो है वो क्या है? तो वो है अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और 21 क्या है? अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो जब हम विदेश यात्रा की बात करते हैं तो वो तो 21 में ही है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में, तो ये तो नहीं होगा। शरण पाने का अधिकार भी नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में ये नहीं है कि शरण मिल सकती है। और सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो बेसिकली 19(1) के तहत 19(1) ए के तहत आता है। 19(1) ए के तहत क्यों आता है? 19(1) ए के तहत आता है प्रेस व अभिव्यक्ति की, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है किसी भी नागरिक को सूचना प्राप्ति का अधिकार है, भाषण व अभिव्यक्ति। क्योंकि अभिव्यक्ति केवल स्वयं विचारों को प्रकट करने में नहीं है बल्कि किसी सूचना को मनोचित
सूचना जो है मतलब जो उसके जिसको वो चाहता है कि उसे मिले वो प्राप्त करना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसलिए सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसमें नहीं आएगा, तो इसमें आएगा सी ऑप्शन, एकांता का अधिकार। ठीक है, 19(1) डी को जब हम अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो वो आएगा क्या, तो एकांता का अधिकार। ठीक है, एकांता का अधिकार क्या है, तो एकांता का अधिकार निजता का अधिकार है। ठीक है, एकांता का जो अधिकार है वो निजता का अधिकार है। और ये जो दिया गया था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बना भारत संघवाद में कहा था गवर्नमेंट ने, क्योंकि 19(1) डी के तहत क्या आता है, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बना भारत संघवाद में ये निर्णय दिया था और कहा था कि 19(1) डी और 21 को अगर हम पढ़ेंगे तो ये दोनों निजता के अधिकार प्राप्त होते हैं इन दोनों से। 19(1) डी में क्या है, तो 19(1) डी में है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण कर सकता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध संचरण का अधिकार है। ठीक है, कहीं पे भी। तो एक्चुअली जो 19(1) डी जो कहता है वो कहता है कि भारतीय नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार है। तो आबाद संचरण का मतलब है कि मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है, भारतीय नागरिक पूरे भारत में, भारतीय भूभाग में, और उसको अधिकार है यानी कि उसकी निजता है, ये एक तरह से प्राइवेसी है। और जो जीवन का अधिकार है वो भी इससे मिला है, तो उसके जीवन का अधिकार कब सुरक्षित रहेगा, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार तो जब सुरक्षित रहेगा जब उसकी निजता या प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 19(1) डी और अनुच्छेद 21 के साथ ये जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो ये आता है एकांता या निजता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही व समुचित ढंग से अर्थित होता है। मतलब कहने का मतलब यही है इस क्वेश्चन में कि निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत है। ठीक है, उसके अंतर्भूत है। लेकिन ये बात किससे साबित होती है, संविधान के कौन से प्रावधानों से, ये हमें ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधनों के अधीन, तो ये गलत है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष क्षमता है, जबकि हमने पीछे ही पढ़ा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी किससे आता है, अनुच्छेद 21 से और 19(1) डी से। अनुच्छेद 21 क्या है, तो जीवन का अधिकार, जीवन गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, और गरिमापूर्ण जीवन कब आएगा, जब उसकी प्राइवेसी मेंटेन होगी। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं होगा। फिर भी अनुच्छेद 17 और भाग 4 में दिए राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो वो भी नहीं है। अपश्यता का अंत है 17 के तहत। ठीक है, तो ये भी नहीं है। सी है अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, तो ये सही है। अनुच्छेद 21 यानी जैसे कि बताया जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार से आता है राइट टू प्राइवेसी, और भाग 3 में यानी कि मौलिक अधिकारों में जो गारंटी की स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रता वाला अधिकार किसमें दिया गया है, तो 19 में, 19(1) डी के तहत ये स्पष्ट होता है। ठीक है, फिर से वही है कि निजता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 राइट टू प्राइवेसी किससे है, जीवन की गरिमापूर्ण जीवन कब मिलेगा, जब उसकी प्राइवेसी संरक्षित की जाएगी किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, तो अनुच्छेद 21 ही है। अनुच्छेद 21 क्यों है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पसंद से शादी कर सकता है, और उसके जीवन पर उसका स्वयं का अधिकार है, और जो जिस व्यक्ति से वो शादी करता है वो उसके जीवन का भाग बनता है, पार्ट बनता है। तो जीवन के पार्ट बनाने किसको चाहता है, किसको नहीं चाहता अपने जीवन का पार्ट बनाना, तो उसके अपने स्वयं के जीवन पर हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। तो इसलिए अनुच्छेद 21 के तहत है ये। इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।
27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन है शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना। और ये बहुत रिसेंट का निर्देश है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। तो 2018 में गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में ये निर्देश या निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। 21 क्या है? तो गरिमापूर्ण जीवन, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या नहीं आता? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सा सहायता आते ही। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, हालांकि ये भी नहीं आता। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये ठीक है, तो नहीं आता, मतलब ये आता है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न तो आता है, 21 के दायरे में भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो अगर हम किसी महिला से कोई लैंगिक उत्पीड़न होगा तो उसकी गरिमा की हानि होगी। तो ठीक है, ये भी आता है, और ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है, क्योंकि दूषित करेंगे तो किसी व्यक्ति को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और गरिमापूर्ण जीवन से वंचित करेंगे, ये भी आता है। तो नहीं क्या आता है? तो नहीं आता मृत्युदंड, क्योंकि मृत्यु का दंड जब दिया जाता है तो वो बेसिकली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से दिया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 में भी ये उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति को उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मृत्युदंड इसमें नहीं आता। यानी कि मृत्युदंड से अगर कोई व्यक्ति जाएगा कि भाई मुझे मृत्युदंड कैसे दे दिया, और ये अनुच्छेद 21 के तहत मेरे जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से दिया जा रहा है उसे मृत्युदंड। ऐसे नहीं कि किसी को भी राह चलते बोला कि ये व्यक्ति ने गलत बात की आलोचना की, इसको कत्ल कर दो, मार दो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित जो नहीं किया जा सकता है वो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, ठीक है, और अनुच्छेद 14 है, ठीक। अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 19 यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या जो अन्य स्वतंत्रता के अधिकार हैं, 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में वो, और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन का अधिकार। तो इसमें देखते हैं वो किस में आता है, तो वो आता है बी में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि 19, जीवन का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था ना, कई बार वाद भी पूछ लेता है, ठीक। तो हाँ, इसलिए वादों को भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जैसे अभी हम ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद पढ़ा है। अगर आपको याद हो कि उत्तर प्रदेश बनाम चमेली सिंह वाद किससे संबंधित था, मैंने आपको बताया है। और अगर आपको नहीं आपको याद है तो आप इसको कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय का अधिकार दिया था, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत जो है आपका क्या है, आश्रय का अधिकार है, ठीक है। और इसमें क्या आंसर होगा, शिक्षा, अनुच्छेद 21 के में शिक्षा के अधिकार को किस में शामिल किया गया, किस वाद में, वाद के बाद, ठीक है, किस वाद में निर्णय दिया गया, तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद में, ठीक है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद में। तो वाद याद रखने हैं, जैसे चमेली सिंह वाद जो है वो किससे संबंधित था, आश्रय के अधिकार से। मेनका गांधी वाद और सतवंत सिंह वाद जो है किससे संबंधित था, तो वो वाद था आपका विदेश यात्रा का अधिकार। और इसी तरह से फिर एक वाद और पढ़ा था हमने, रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद। तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद क्या था, तो समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार माना था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, किसके तहत, अनुच्छेद 14, 16 और 39 डी के तहत, ठीक है।
रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप उन चीज़ों को याद रखें कि जो-जो चीज़ें जो-जो वाद एटलीस्ट पढ़े हैं हमने कि रणधीर सिंह वाद, सतवंत सिंह वाद या चमेली सिंह वाद वो आपको याद रहे। अभी हम उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने 1993 में 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य वाद में ये कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये अधिकार अनुच्छेद 21 से निकलता है। हालांकि ये एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इसकी विषय वस्तु मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 जो है वो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और ये क्या कहता है? वो कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और लालन पालन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की शिक्षा और लालन पालन। ठीक है, और कौन से वाद में 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार माना? तो उन्नी कृष्णन और आंध्र प्रदेश वाद में, उन्नी कृष्णन और आंध्र प्रदेश वाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, पढ़ चुके हम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, ये हम देख चुके हैं। तो जो देख चुके हैं उसे, और इसे बस ये देख लीजिए कि इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जो है मूल अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, यानी 21 का जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के। कई बार जो है संविधान संशोधन पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना घोषित किया गया। तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़ा गया या 21A। ठीक है, तो ये वही है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। हालांकि ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से लाया गया था, लेकिन लेकिन ये जो अधिनियम पारित हुआ, ये पारित हुआ 2009 में और इसे प्रभावी किया गया 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2010 से। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, ताकि आप इसको डिटेल में पढ़ लें। ये तो हम देख चुके थे कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, और अनुच्छेद 45 क्या है? तो 6 वर्ष की तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व, देखरेख और शिक्षा उपलब्ध कराना। और इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 द्वारा संसद द्वारा पारित हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली मूल अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया था, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो 2009 में। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो 2009 में। और ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। यानी कि संविधान में प्रावधान डाल दिया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, लेकिन इस संबंध में जो विधि आई, जो अधिनियम आया, वो कब आया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, और लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 से। ये वही है कि मौलिक अधिकार क्या है? मानव अधिकार मौलिक अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार, क्योंकि ये एक मानव अधिकार है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बाकी अधिकार भी तो मौलिक अधिकार हैं, ये सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार है एक, लेकिन सूचना का अधिकार एक मानव अधिकार नहीं है। शिक्षा पाना एक मानव अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा मानव शिक्षा का अधिकार। बाकी काम का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, मकान का अधिकार भी नहीं है। आश्रय पाना है, लेकिन मकान का अधिकार नहीं है। हाँ, आवास का अधिकार है, आश्रय पाने के अंतर्गत आवास का अधिकार। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कथन है, स्टेटमेंट है कि 6 से 14 वर्ष राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो बिल्कुल सही है, और कारण, कथन कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन को पुष्ट करता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज में जो शिक्षा का अधिकार है वो मानव अधिकार के रूप में विकास के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, अपरिहार्य है। इसलिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान
करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो दोनों सही है स्टेटमेंट और कारण भी सही है और वो व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो है कि मानव शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उस वो है बेसिकली 23-24। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, ठीक है, और बलात् श्रम नहीं लिया जा सकता उससे, यानी कि जबरदस्ती उससे श्रम वाला कार्य नहीं कराया जा सकता मानव से, ठीक है, मनुष्य से। तो ये अनुच्छेद 23 के तहत है। और अनुच्छेद 24 क्या है? तो अनुच्छेद 24 है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखानों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, स्पेशली जो 14 से 18 जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको, और जोखिमपूर्ण कार्यों में तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जो जोखिमपूर्ण कार्य नहीं है उनमें काम कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अनुच्छेद 23 और 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम देख लेते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। तो इसको देखते हैं कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। तो बिल्कुल सही बात है। मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 में है मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम यानी कि बंधुआ मजदूरी का प्रतिषेध है, तो ये सही है। अपश्यता का उन्मूलन नहीं है, क्योंकि वो किस में है? तो वो है आपका अनुच्छेद 17 में। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। कारखानों खदानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, वो किस में है? तो अनुच्छेद 24 में है। कारखानों और खदानों में अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, तो ये 1 और 4 इसमें सही होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये, तो सी आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 हैं। मैंने बोला था ना 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं। स्वतंत्र समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक था। ठीक है, और 23 और 24 जो है वो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा अधिकार हुआ ये। फिर 25 से 28 जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। और 29-30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 और 30 में। और अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस प्रकार से 6 अधिकार हैं: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 तक अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 अधिकार हैं मूल अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध? तो ये 23 और 24 दोनों आने चाहिए। हालांकि केवल बच्चों के शोषण की बात आ रहा है तो ये 24 होगा, क्योंकि अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार होता तो फिर 23 और 24 दोनों होते, लेकिन केवल बच्चों के शोषण यानी कि अनुच्छेद 24, क्योंकि 24 में ही है कारखानों और में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, ये भी वही है, इसको देख लेते हैं फिर भी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या है? तो ये पूर्ण निषेध है, मतलब इसमें आंशिक निषेध नहीं है, ये पूरी तरह से निषेध है। कोई युक्तियुक्त निषेध नहीं है, कोई नैतिक निषेध नहीं है कि नहीं घर का काम है, कि घर में कोई हानिकारक रसायनों की फैक्ट्री है तो बच्चे उसमें काम कर रहे, नहीं, बच्चे उसमें दूर ही रहेंगे। तो पूर्ण निषेध है ये। ठीक है, ये भी वही है अनुच्छेद 24, ये भी वही है अनुच्छेद 24। बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है ICCPR के अनुच्छेद तो 24 द्वारा। बाल अधिकार वही है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो जो सिमिलर है उसको मैं हटा देती हूँ, उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते हुए निकलते हैं, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। तो फिर नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में
अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है ये आपका आ जाता है अनुच्छेद 20। ठीक है, 21 में तो प्राण में दैहिक स्वतंत्रता थी। ठीक है, और अनुच्छेद 23-24 हम देख चुके हैं। 23 में जो था मानव व्यापार, दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध था, और 24 में जो है वो आपका कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, और 21 में प्राण में दैहिक स्वतंत्रता है। 22 में क्या है? तो 22 में है, 22 में याद नहीं आ रहा है, बाद में बताती हूँ। और अनुच्छेद 20 में है तो दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड व अभिशंसन से स्व अभिशंसन से संरक्षण। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि दोहरा दंड यानी कि दो सिद्धि, अगर किसी व्यक्ति पर कोई दोष सिद्ध हुआ है तो उस अभियुक्त को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, एक ही दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले 6 महीने की कैद दे दी और बाद में बोला कि नहीं अभी से मृत्यु दंड देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक ही बार ही उसका डिसाइड होगा। ठीक है, फाइनल जो वर्डिक्ट होगा, फाइनल वर्डिक्ट की बात है। ये ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में अपील नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बढ़ा के ये कर दिया, वो कर सकता है, लेकिन एक बार एक ही दंड दिया जाएगा। जो भी दंड होगा फाइनली एक ही दिया जाएगा उसको। या तो 6 महीने की सजा अगर उसने काट ली हो, ठीक है, और उसके बाद फिर बाद में बोला जाए कि इसको दोहरा दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और स्व अभिशंसन यानी कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको किसी भी तरह से उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए ये दो सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरा दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। एक्चुअली दोहरे दंड का जो प्रावधान आया था वो आया था कि एक बार किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया था। मतलब ये दिया गया था कि इसको मृत्यु दंड नहीं दिया गया था, एक्चुअली ये दिया था फांसी की सजा दे दो। तो फांसी की सजा जब दी गई तो उसकी जब फांसी लगाई गई तो वो मरा नहीं। मतलब फंदा जो है वो इस तरह से रह गया कि उसकी पूरी तरह से जान नहीं गई। तो दोबारा जब उसको फांसी लगाने की बात आई तो फिर ये आया कि केवल फांसी की सजा की बात हुई थी, और एक बार लगा चुके हैं फांसी तो दोबारा क्यों दी जाए। तो इसलिए फिर संशोधन करके लिखा गया कि फांसी की सजा जो है मृत्यु होने तक फांसी की सजा। ठीक है, कि हैंगिंग अंटिल डेथ। ठीक है, हैंगिंग अंटिल डेथ ये शब्द डाले गए, यानी कि मृत्यु होने तक फांसी की सजा। तो इसलिए जब ये शब्द संशोधन करके ये शब्द डाले गए उसके बाद फिर आप उसको दोबारा लगा सकते हैं। तो ये बात हुई कि आप दोहरा दंड नहीं दे सकते हैं, केवल एक ही बार दंड दे सकते हैं। तो ये अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 20 में। यहाँ पे भी देख लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये वही है, लेकिन किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 21 अनुच्छेद में है तो 20(3) में, 20 में तो है लेकिन 20(3) में है। हालांकि यहाँ पे तो बाकी अनुच्छेदों से पता चल ही रहा है कि ना कि 21 नहीं है, 22 नहीं है, 24 नहीं है, लेकिन अगर सपोज 20(1), 20(2), 20(3) दे दिया जाता है तो आपको याद रखना है 20(3) में है ये। ठीक है, ये भी वही है, इसको छोड़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 से। अभी मुझे याद आया कि अनुच्छेद 22 क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है, तो इसलिए बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 22। ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी गिरफ्तारी के जो कारण है वो यथाशीघ्र मतलब उनको बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, और दूसरा बिना उसको ये कारण बताए हुए आप नहीं रख सकते, उसमें किसमें जेल में नहीं रख सकते या गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना उसको कारण बताए। और दूसरा ये है कि वो बेसिकली अपने जो वकील है उससे परामर्श के लिए उसको छूट है।
के उससे परामर्श कर सकता है अपनी प्रतिरक्षा के लिए। ठीक, तो ये है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण क्या है, अनुच्छेद 22 में है। और फिर एक ये भी है कि 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो अनुच्छेद 22(1) क्या है कि स्वयं के पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। तो ये सही है कि अपने पसंद के अधिवक्ता यानी कि जो आपका विधि व्यवसायी है या फिर ये कह लीजिए वकील है, उसके द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को। तो ये सही है, 22(1) के तहत है ये। 22(4) क्या है, कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि, कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। यानी कि अगर ये बात हो कि किसी व्यक्ति को, एक तो ये होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे तक, उस 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया जाना उसको जरूरी है। ठीक है, और बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए बिना उसको नहीं रखा जा सकता लंबे समय तक गिरफ्तार। लेकिन एक निवारक निरोध एक आता है, एक निवारक निरोध एक उपबंध है। ठीक है, उस उपबंध के तहत ये है कि किसी व्यक्ति को अगर देश की रक्षा या सुरक्षा और का मामला है, ठीक है, रक्षा सुरक्षा और देश की संप्रभुता का मामला है, तो निवारक निरोध के तहत उसको 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है और 3 महीने तक उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो ये 22(4) में है कि 3 निवारक निरोध को बंद करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। ठीक है, तो 3 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता। अगर निवारक निरोध भी है कि निवारक निरोध क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए 3 महीने तक या देश के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है, देशद्रोही है, तो 3 महीने तक रखा जा सकता है उसको बंदी बना के, जिसमें उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ना किया जाए। वो 3 माह से अधिक नहीं होगा। ये 22(4) में ये सही है। 22(2) क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 22(1) क्या है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो ये भी सही है, इसमें सी आंसर होगा। ठीक है, सी अनुच्छेद 22(2). ठीक, क्योंकि अनुच्छेद 22(2) के तहत नहीं है ये, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सके। इसको देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश किया जाएगा वो 22(2) में है, जो कि वहां पे दिया गया था कि संसद विधि द्वारा कुछ परिस्थितियों का निर्धारण करेगी, जो कि गलत था। बाकी सब ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने दिन के लिए बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह के लिए। ये भी हमने देखा, नीचे भी ऊपर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो देखा हमने कि 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए। और कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो ये था अनुच्छेद 22(4) के तहत। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो 3 माह तक 22(4) के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है। ठीक है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। बेसिकली ऐसे था, और शायद कुछ मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, और दूसरा है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो इसमें ए ऑप्शन गलत है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है
तो ऐसी कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अधिकार का मामला बन जा सकता है। ये गलत है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तो राज्य सरकारों के अपने नियम है। केवल 2 सही है इसमें, तो आंसर बी होगा। वो कोई भी आधार दे, पैरोल का जो सरकार का अधिकार आधार होगा वही मान्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 तक है, और इसमें क्या क्या सम्मिलित है तो वो देख लेते हैं। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, ठीक है, और धर्म प्रचार करने का अधिकार भी है। सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, बिल्कुल, क्योंकि धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है। ठीक है, तो अबाध रूप से मानना है तो सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार है, ये भी सही है। हाँ, ठीक है। और थर्ड है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो राज्यों को तो समाज सुधारक कोई विधि अगर बनाना चाहे तो राज्य बना सकते हैं, ये भी सही है। और फोर्थ है कि धार्मिक निकाय को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, तो ये 4 नहीं आएगा। तो इसमें आंसर होगा 1, 2, 3। फिर ये वही है कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक, जो फिर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, पारसियों को। तो पारसी, बेसिकली इसमें पारसी शामिल नहीं है। बाकी बौद्ध, जैन और सिख जो है वो हिंदू धर्म में ही आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। तो धर्म स्वतंत्रता जो दी गई है वो बेसिकली सार्वजनिक व्यवस्था जब तक बनी रहे तभी तक धार्मिक स्वतंत्रता है, मतलब सार्वजनिक व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप नारे लगाते हुए निकल जाएं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है आपको धर्म को अबाध रूप से मानने की, प्रचार करने की, लेकिन ये नहीं कि आप नारे लगाएं, भड़काऊ नारे लगाएं। तो सार्वजनिक व्यवस्था छिन भिन नहीं होनी चाहिए, किसी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये भी ठीक है। सदाचार नहीं बिगड़ना चाहिए, तो इसमें मानववाद के अधीन नहीं है ये। ठीक है, तो डी होगा इसमें आंसर। बाकी तो है, बाकी सबके अधीन है। ठीक है। फिर वही उसी तरह का क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो क्या प्रतिबंध लगाया है, मतलब किस आधार पर धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। तो किस आधार पर है, तो लोक व्यवस्था के आधार पर छीना जा सकता है। बिल्कुल, अगर लोक व्यवस्था बिगाड़ रहा है कोई धार्मिक कार्य, तो उसके धार्मिक कार्यों के पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर, तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी होना चाहिए। ठीक, तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी होना चाहिए। ठीक है, और शिक्षा नहीं है। ठीक है, सदाचार है, सदाचार के आधार पर लगाया गया है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा को डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, केवल लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य लिखा गया है। ठीक है, जो डायरेक्ट लिखा गया है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पर भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा लिखी नहीं गई है। तो लिखा जो गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर। ठीक है, तो 1, 4, 5 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, तो इसमें ये डी है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध सही है। 24 कारखानों वाला था, ये हम देख चुके, सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 25 में धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, और 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 29 में नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण तो है अनुच्छेद 29 में, लेकिन शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर होगा डी। ये सुमेलित नहीं है अनुच्छेद 29, क्योंकि अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, और लेकिन शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है वो अनुच्छेद 30 के तहत है। 30 के तहत। ठीक है, कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, वो 30 के तहत है।
ये भी उसी तरह का है कि मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अभी मैंने बताया अनुच्छेद 29 में है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का ठीक है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार, तो आंसर होगा डी, क्योंकि अनुच्छेद 31 में नहीं है, वो अनुच्छेद 30 में है, ठीक है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षा स्थापित और संचालित करना, 30। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो जो सिमिलर क्वेश्चन है वो हम छोड़ देते हैं ताकि टाइम खराब ना हो आप लोगों का, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जरूरी होते हैं, थोड़े एनालिटिकल अप्रोच होती है इनमें, जो करना जरूरी है। तो कथन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। तो बात सही है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि केवल ये दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्गों को, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। तो ये ठीक है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये भी ठीक है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये सही है। लेकिन इसका मतलब, लेकिन कारण जो है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कारण कथन को पुष्ट नहीं करता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर, कथन आर जो है, ए की सही व्याख्या नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म में भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, देखिए, धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक, लेकिन केवल धर्म और भाषा के आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वे धर्म और भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी कि राज्य किसी भी शिक्षा पर ये इस आधार पर उसे ये नहीं है कि उसको सहायता ना दे कि भाई ये किसी अल्पसंख्यक वर्ग क्या ने इसका प्रबंध किया है, कोई धार्मिक संस्था इसको चला रही है, कोई पर्टिकुलर भाषा को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा इस आधार पर ये नहीं कि राज्य उसे सहायता ना दे, ठीक है। तो स्पष्ट है कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया, इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। तो कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं है। तो भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो हमने देख लिया धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये दोनों के पास है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पास, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत है और उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो न्यायपालिका है, ये हमें पीछे भी देख चुके हैं, न्यायपालिका है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय है। मूल अधिकारों का संरक्षक तो न्यायपालिका को सी आंसर होगा इसमें। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। तो सही नहीं है ये देखना है। तो के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, तो ये सही है। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, सही है। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे ये प्रारूप समिति में, ठीक है। बी है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल। 22 जनवरी को देखो स्वीकार और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 22 जनवरी को हस्ताक्षर किए गए 22 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को पूर्णतः लागू किया गया, तो ये सही है।